हेलो एवरीवन। सो हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का, जो हमने सीरीज चालू की थी। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन है कि द रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज यूज्ड बिकॉज ऑफ। तो आप अब जो जो सीरीज जो चल रही है, इसको आप प्लेलिस्ट द्वारा भी देख सकते हैं। इसको हम एक साथ प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर की बात चल रही है और इसको हम यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में यूज होता है, ठीक है। और इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इसलिए इसका पर्पस यही है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में इसका यूज होता है। इट स्टार्ट्स एज रिपल्सन मोटर एंड रन्स एज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि एक बात कि रिपल्सन मोटर की तरह स्टार्ट होती है और इंडक्शन मोटर की तरह रन होती है, तो वो कौन सी मोटर है। Where the starting torque should be how high for repulsion motor and very good running characteristics for induction motor, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है रिपल्सन मोटर के केस में और रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी होती है इंडक्शन मोटर के केस में, ठीक है। इसीलिए इस पूरी मोटर को रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर बोलते हैं। अब देखिए, इसमें फॉर्मूला एक पेपर में पूछा गया है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो के साइन 2 अल्फा, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी गई थी एक्चुअली में उस पेपर के अंदर। तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए, जिस पे मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है इन द केस ऑफ रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ठीक है। इट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग करंट and better power factor than a single induction motor, but it has a disadvantage that it operated at a low power factor when the speed is less। और क्वेश्चन क्या बन सकता है कई सारे पॉइंट्स में, जैसे कि इसमें पूछता कि रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में कौन सा डिसएडवांटेज है। तो देखिए, गुड पावर फैक्टर, ठीक है, यहाँ नहीं होता है, लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट होती है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ रिपल्सन मोटर आप देख सकते हैं, ठीक है। 0 से 90 डिग्री एंगल होता है, अल्फा 45 डिग्री मैक्सिमम पे फॉर्मूला अटेंड करता है। तो के साइन 2 अल्फा यानी कि 2 × 45 90 साइन 91, ठीक है। उस समय आर्मेचर टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसी इन पॉइंट्सों में से मिल जाएंगे, जो कि आपके कहीं से भी इस रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कॉगिंग के बारे में पूछा है। कॉगिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी अवॉइडेड बाय। तो देखिए, हैविंग नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स मोर और लेस देन नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स, यानी कि नॉट इक्वल, ठीक है। कहना ये चाह रहा है कि रोटर स्लॉट्स कभी भी स्टेटर स्लॉट्स के बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से कॉगिंग अकर होती है, ठीक है। तो देखिए, कौन कौन से आपको प्रॉब्लम यहाँ पे एडेप्ट होते हैं, जैसे कि सॉल्यूशंस क्या है। द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द रोटर शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर। और उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्क्यूइंग करना पड़ता है, ठीक है। दैट मींस द स्टैक ऑफ द रोटर इज अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इट एंगल्ड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। स्क्यूइंग आप जानते हैं, स्क्यूइंग ऑफ आपको रोटर के स्लॉट्स का स्क्यूइंग करना पड़ता है, धारियां बनानी पड़ती हैं कुछ इस प्रकार से कि जो रोटर का स्टैक है उस प्रकार से अरेंज्ड हो कि उसमें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस वो एक एंगल के तहत आपके सामने पेश किया जाए, ठीक है। तो देखिए, आप इधर और भी चीजें पढ़ सकते हैं कॉगिंग के बारे में। और कॉगिंग का एक और रीजन है कि इफ द हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज कोइंसाइड विद द स्लॉट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू हार्मोनिक्स। आपसे इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आगे के एग्जाम्स में, अगर क्वेश्चन के अंदर हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कोइंसाइड करे स्लॉट फ्रीक्वेंसी से, हार्मोनिक्स प्रेजेंट इन द सप्लाई वोल्टेज, देन इट कॉजेस टॉर्क मॉड्यूलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कॉगिंग अकर्स। देखिए, ये पॉइंट भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए ये क्वेश्चन तो एग्जॉस्ट हो चुका है, तो कई बार पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर नए फॉर्म में आपसे ये क्वेश्चन पूछा रहा है और वो भी हार्मोनिक्स के फॉर्म में, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार ये एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछा गया है। A 25 kVA single phase transformer has 260 turns in primary and 40 turns in secondary winding. The primary is connected to 1500 volt 50 Hz mains. Calculate primary and secondary current respectively on full load, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, KVA हमारा जो होता है वो V1 × I1 होता है और KVA हमको गिवन है, ठीक है। और V1 की वैल्यू 1500 है और I1 वहां से आप आसानी से निकाल लेंगे और I1 की वैल्यू आएगी 16.67 एम्पियर।
जैसा आप जानते हैं I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 होता है, ठीक है। तो I1 की वैल्यू आपने निकाल ली 16.67 और I2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है और N2 N1 आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, I2 की वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एयर गैप की बात हो रही है। एज कंपेयर टू इंडक्शन मोटर द एयर गैप इन अ डीसी मोटर, ठीक है। तो देखिए एयर गैप जो होता है, आप जानते हैं एसी मशीन की बात करें तो इन एसी मोटर्स द एयर गैप शुड बी लेस बिकॉज द एमएमएफ रिक्वायर्ड वुड बी मोर। द लेसर एयर गैप ऑफ इंडक्शन मोटर results in the less magnetizing current which is lagging reactive component current causing better power factor। तो देखिए एसी मशीन यानी कि इंडक्शन मोटर के केस में अगर एयर गैप कम होगा तो पावर फैक्टर काफी अच्छा होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ चुके हैं कि इंडक्शन मोटर के केस में लेस एयर गैप का क्या फायदा है, तो बेटर पावर फैक्टर, ठीक है। द लेसर एयर गैप और क्या करती है इंडक्शन मोटर में, लेस नॉइस क्रिएट करती है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेटर फ्लक्स, द ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू सेंड ऑफ लॉट ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। तो सारे एडवांटेज हैं आपके एयर गैप इन एसी मशीन में, ठीक है। आप बात करते हैं एयर गैप इन डीसी मशीन की, तो डीसी मशीन में जो एयर गैप होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है और आर्मेचर रिएक्शन डिस्टॉर्ट्स द फ्लक्स, ठीक है। ये आप जानते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करती है इन द केस ऑफ डीसी मशीन। सो बाय कीपिंग द एयर गैप मोर वी डिक्रीज द इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन द स्टेटर, ठीक है। तो देखिए अब डीसी मशीन में क्या काम है एयर गैप ज्यादा रखने का, तो जैसा आप जानते हैं कि फ्लक्स को डिस्टॉर्शन कौन करता है, आपका आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स में कुछ प्रॉब्लम हुई और इसी कारण एयर गैप को हम ज्यादा रखते हैं, जिससे कि जो आर्मेचर रिएक्शन स्टेटर के ऊपर हो रही है उसके इफेक्ट को हम कम कर सकें, ठीक है। इसीलिए अगर जब इंडक्शन मोटर से कंपेयर करते हैं तो डीसी मोटर का एयर गैप उससे ज्यादा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा लगेगा कि इसमें क्या खास क्वेश्चन है, ठीक है। आर्मेचर करंट ही तो पूछ रहा है लेकिन मेन है इधर कंडक्टर करंट, ठीक है। यहाँ पर लोग थोड़ा सा मुश्किल में फंस जाते हैं। देखिए 250 किलोवाट 300 वोल्ट 6 पोल डीसी जनरेटर हैज 720 lap bound conductors. It is given a brush lead of 2.5 angular degrees from geometric neutral. Calculate armature current and conductor current respectively. अब इतनी सारी चीजें इसमें दी हैं तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों का जो इसमें से जो क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो थोड़ा सी प्रॉब्लम होती होगी। अब आर्मेचर करंट आप जानते हैं P इक्वल्स टू बी इंटू आई ए होता है, ठीक है। P इक्वल्स टू बी आई ए, तो यहाँ से तो आप आसानी से आई ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो P कितना दिया है 250 किलोवाट और वोल्टेज की वैल्यू है 300 वोल्ट, तो वहां से आपका निकल जाएगा 833.3 एम्पियर। मेन है कंडक्टर करंट को निकालना। कंडक्टर करंट को निकालने के लिए जो आर्मेचर करंट आया है उसको आप पोल से डिवाइड कर देंगे। पोल की वैल्यू आपके 6 और आपका आंसर आएगा 138.9 एम्पियर। अब देखिए कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस प्रकार से, इसमें तो आपको डायरेक्ट आर्मेचर करंट निकाल दिया, तो थोड़ा सा आप क्लू के हेल्प से आप कंडक्टर करंट निकाल लेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके डीएमआरसी जैसे एग्जाम्स में कि डायरेक्ट कंडक्टर करंट निकालने को आपसे पूछा गया है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आर्मेचर करंट निकालना होगा और उसे उसके पोल से डिवाइड कर देना है, ठीक है। आर्मेचर करंट डिवाइडेड बाय इट्स पोल्स, इट इज इक्वल्स टू कंडक्टर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 4 पोल डीसी मोटर इज लैप बाउंड विथ 400 कंडक्टर्स। The pole shoe is 20 cm long and average flux density over one pole page is 0.4 Tesla. The armature diameter being 30 cm. Find gross mechanical power developed when the motor is drawing 20 ampere and running at 1500 rpm. तो सबसे पहले आपको देखिए लास्ट से स्टार्ट करना होगा, जैसे कि ग्रॉस मैकेनिकल पावर आपका फॉर्मूला होता है E इंटू आई। अब आपको निकालने के लिए E और IA चाहिए होंगे, तो IA आपको गिवन है 20 एम्पियर लेकिन EA आपको चाहिए होगा, तो EA का फॉर्मूला होता है P पाई NZ अपॉन 60A। अब आपको पोल्स गिवन है, फ्लक्स नहीं है, N की वैल्यू गिवन है 1500, Z कंडक्टर्स 400 गिवन है और 60 इंटू 4 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी कि लैप बाउंड है तो P के बराबर पोल्स के बराबर होगा। आपको फाइंड करना है फाई की वैल्यू,
तो फ्लक्स पर पोल कैसे आप निकालेंगे, तो देखिए पाई डी एल इंटू बी अपॉन पोल्स, जो कि इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.01884। देखिए पाई और डायमीटर आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर और आपको लेंथ की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और आपको फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 0.4 टेस्ला और पोल्स की वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू आएगी 0.01884, जो कि आप ई इंड्यूस में रख देंगे और आपका ई इंड्यूस निकल के आ जाएगा और ग्रॉस मैकेनिकल पावर में आप उस फॉर्मूले उस वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 3.76 किलोवाट और 1000 से डिवाइड करने पे आपको किलोवाट में आंसर लाना था, इसलिए हमने 1000 से उसको डिवाइड कर दिया। तो देखिए क्वेश्चंस आपके जेई और एई दोनों में पूछे जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एई लेवल का भी क्वेश्चन है और जेई लेवल का भी है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। इन अ डीसी जनरेटर द आर्मेचर रिएक्शंस रिजल्ट इन, तो देखिए डीसी जनरेटर के केस में लीडिंग पोल टिप पे डीमैग्नेटाइजेशन होता है और ट्रेलिंग पोल टिप पे मैग्नेटाइजेशन होता है। या तो आप इसको समझ लीजिए या आप इसको याद कर लीजिए। आप जैसे आप जानते हैं ये सारी जो चीज़ें आती है वो आर्मेचर रिएक्शन के अंदर आती हैं और आर्मेचर रिएक्शन होता है आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट ऑन मेन फील्ड फ्लक्स, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शंस एमएमएफ प्रोड्यूस टू अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स, जैसे कि नेट रिडक्शन इन द मेन फील्ड फ्लक्स पर पोल और डिस्टॉर्शन ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स वेव अलोंग द एयर गैप पेरिफेरी। तो देखिए अब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग होता है और जीरो पावर फैक्टर लीडिंग होता है और एक होता है प्योरली रेजिस्टिव लोड। लैगिंग के केस में प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन होता है और लीडिंग के केस में मैग्नेटाइजिंग होता है और रेजिस्टिव लोड के केस में क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। ये पॉइंट्स कई बार क्वेश्चंस जो हैं ये रिपीट हो चुके हैं और नहीं जनरेटर के केस में, मोटर के केस में भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब जैसा मोटर का केस है जनरेटर का केस उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसा यहाँ पर जैसा गिवन है जनरेटर के केसेस, इसका आप अपोजिट कर देंगे तो वो मोटर का केस बन जाएगा। जनरेटर के केस में जीरो पावर फैक्टर लैगिंग आपको याद रखना है, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग याद रखना है और प्योरली रेजिस्टिव लोड याद रखना है। डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ये तीन टाइप के आपके, ठीक है, अकरेंस होती है और इन तीनों वैल्यू को आपको याद रखना है किस समय कौन सा होता है। लैगिंग के समय डीमैग्नेटाइजिंग, लीडिंग के समय मैग्नेटाइजिंग और प्योरली रेजिस्टिव के समय क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि फ्लैशिंग द फील्ड ऑफ अ डीसी जनरेटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ए पॉइंट जब भी आपको दिखे फ्लैशिंग द फील्ड, तो देखिए इसका मतलब होता है क्रिएटिंग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बाय अ डीसी सोर्स। अब ये होता क्यों है, देखिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द जनरेटर एक्साइटर फील्ड अलाउ करता है जनरेटर को टू बिल्डअप वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए स्टार्टिंग के समय। ये मैग्नेटिज्म समटाइम्स लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू इम्प्रॉपर ऑपरेशन की वजह से। रिस्टोरिंग दिस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज पॉसिबल बाय यूजिंग अ डीसी सोर्स। देखिए जब इम्प्रॉपर ऑपरेशन हो रहा था तो आपका मैग्नेटिज्म कहीं खो गया, ठीक है, लेकिन उस मैग्नेटिज्म को रिस्टोर करने के लिए, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को रिस्टोर करने के लिए डीसी सोर्स को यूज किया, जो कि इट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ फ्लैशिंग द एक्साइटर फील्ड। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, फ्लैशिंग द एक्साइटर फील्ड के केस में जब भी ये बात होती है तो इसका मतलब होता है कि हम डीसी सोर्स की हेल्प से एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है नो लोड ऑन अ ट्रांसफार्मर इज कैरीड आउट टू डिटरमाइन। तो देखिए नो लोड टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं कोर लॉसेस को फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। और इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं शंट ब्रांच पे, आप जानते हैं ओपन सर्किट टेस्ट को हम किस लिए करते हैं, यानी कि नो लोड टेस्ट को हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है, शंट ब्रांच में मैग्नेटाइजिंग करंट और इम्पिडेंस को फाइंड कर सकें। तो देखिए लॉस बोलिए या फिर इम्पिडेंस बोलिए एक ही बात है। तो देखिए इक्विवेलेंट सर्किट में जब शंट ब्रांच के अक्रॉस आप नो लोड टेस्ट को आप फॉलो करते हैं तो आप
क्या फाइंड करते हैं? वी कैन डिटरमाइन द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉसेस या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट एंड इम्पीडेंस। और शॉर्ट सर्किट जब टेस्ट करते हैं तो हम कॉपर लॉस निकालते हैं एट द फुल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लीकेज फ्लक्स जो है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लीकेज फ्लक्स की इधर बात हो रही है और लीकेज फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है आपके लोड करंट पे, ठीक है। और वो इंडिपेंडेंट होता है आपके वोल्टेज पे, फ्रीक्वेंसी पे और पावर फैक्टर पे। देखिए ऐसा फ्लक्स लीकेज फ्लक्स होता है जो विच विल पास थ्रू द बाइंडिंग इंसुलेशन, जो आपकी बाइंडिंग इंसुलेशन होता है बाइंडिंग में, वहां से जो पास करता है एंड ट्रांसफॉर्मर से इंसुलेटिंग वायर इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द कोर। तो वो आपको क्या होता है? लीकेज फ्लक्स। देखिए अगला क्वेश्चन है बार्ड लियोनार्ड कंट्रोल। तो बार्ड लियोनार्ड कंट्रोल जो है वो कौन सी मेथड है बेसिकली? तो यह है आपकी आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है। आपके लिए वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी आ सकता है और लिखा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी आ सकता है, और इसको हम मोटर जनरेटर सेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। बार्ड लियोनार्ड सिस्टम और स्पीड कंट्रोल सिस्टम इसका मेन नाम है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो जनरेटर का वोल्टेज होता है वो चेंज होता है वाई चेंजिंग द जनरेटर फील्ड करंट। अगर जनरेटर का फील्ड करंट को चेंज करेंगे, ठीक है, वैसी वैसी आपके वोल्टेज जो होगा जनरेटर का वो भी क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। और यह जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली अप्लाइड होगा टू द आर्मेचर ऑफ द मेन डीसी मोटर के, ठीक है। तो देखिए जो वोल्टेज जो चेंज हो रहा है वो आपके डीसी मोटर के आर्मेचर पे सीधे डायरेक्टली अप्लाइड करेंगे, जिससे कि आपका जो स्पीड है मोटर का वह भी चेंज हो जाएगा। यही बार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड की क्या होती है? प्रोसेस होती है। जनरेटर के फील्ड करंट को चेंज करने पे वोल्टेज कंट्रोल होता है और वही वोल्टेज अप्लाइड करते हैं डीसी मोटर पे, और वह जो अप्लाइड किया है आर्मेचर पे डीसी मोटर के, उसी की वजह से स्पीड होती है जो मोटर की वो चेंज हो जाती है। यह प्रोसेस है आपकी बार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड की, और बेसिकली इसको हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी कहते हैं। ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं जो कि आपको बार्ड लियोनार्ड सिस्टम में याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि स्मूथ कंट्रोल होता है, स्पीड कंट्रोल, ठीक है। स्पीड रेगुलेशन जो होता है बहुत अच्छा होता है। इनहेरेंट रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। स्पीड कैन बी कंट्रोल इन बोथ द डायरेक्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है, ठीक है। बोथ द डायरेक्शन में कौन सी सिस्टम आपका होता है? तो बार्ड लियोनार्ड सिस्टम, ठीक है। और डिसएडवांटेज दे सकते हैं कि कॉस्टली है, ओवरऑल एफिशिएंसी है वो एफिशिएंट नहीं है, लार्जर साइज ऑफ वेट है, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस है, और ड्राइव जो है बहुत नॉइस प्रोड्यूस करता है। तो इस आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके याद रखने होंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा एप्लीकेशन। तो बार्ड लियोनार्ड और सिस्टम जो है और स्पीड कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड वेयर अ वाइड and very sensitive speed control is of DC motor in both the direction of rotation is required. This speed control system is mainly used in colliery binders, cranes, electric excavators, mines, hoists, elevators, steel rolling mills, paper machines, diesels, locomotive, etc. तो जहाँ पर भी एग्जाम्पल्स आपको दिखें वहाँ पे आपको बार्ड लियोनार्ड सिस्टम को टिक कर देना है।